ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। रेंज 315 सब वापस जा रहे हैं। अब तक आपने पढ़ा कि वेदिका को होश आ जाता है और वेद को अपने सामने देखकर, और जब वह सुनती है कि उसका इलाज हो सकता है और वह जी सकती है तो वह लोग काफी खुश हो जाती है। अब आगे, जैसे ही वेद ने घर का नाम लिया, वेदिका को अपने भाई दीपक का ख्याल आया और जब उसे लगा कि वह जिंदा नहीं रह सकती तो इसलिए उसने अपने भाई को वेद के पास भेज दिया ताकि वह वीडियो के जरिए करने से पहले उसे एक बार देख पाए। मुझे कॉल करना है। तुरंत वेदिका ने अपने आप फोन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हें अपने भाई को कॉल करना है, वेद ने सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा। अनु ने ऑलरेडी उसे सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, वह बस घर पर हमारा इंतजार कर रहा है, कल हमसे मिलेंगे। वेदिका हैरान हो गई और उसका चेहरा लाल हो गया। क्या इसका मतलब है वेद को पता चल गया है कि वह मरने से पहले आखिरी बार उसे देखना चाहती थी? लेकिन थोड़ी ही देर में वेदिका के चेहरे का कलर पीला पड़ने लगा तो वेद ने चिंता में पूछा, क्या हुआ कि तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं ठीक हूँ, उसे इधर उधर घूमता हुआ देखकर वेद ने बेचैनी में पूछा, क्या पॉइजन फिर से असर दिख रहा है? मैं अभी अनु को बुलाता हूँ। नहीं, युविका ने उसका हाथ पकड़कर दर्द को बर्दाश्त करते हुए कहा, उसे बहुत चोट लगी है, उसे आराम करने दो, मैं हॉलेट ऑन कर सकती हूँ। वह इसी तरह कई बार सरवाइव कर चुकी है, कई बार इस जहर ने ऐसा ही असर दिखाया है और वह अपनी विल पावर के जरिए उसे बर्दाश्त करती आई है। मैं इसी तरह बैठे हुए तुम्हें दर्द बर्दाश्त करते नहीं देख सकता है, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। वेद ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर वेदिका ने उसके हाथ और भी टाइट भी पकड़ लिया। वेदिका ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, वेद मैं हैंडल कर सकती हूँ, मैं हर एक बार अटैक आने पर अनु के ऊपर रिलाई नहीं कर सकती, यह पॉइजन कभी भी अटैक करने लगता है और इसलिए मुझे इसके साथ खुद ही डील करना होगा। उसे दर्द में देखकर और उसकी आवाज इतनी धीमी देखकर वेद के दिल में दर्द होने लगा और उसने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? प्लीज चले जाओ। वेदिका नहीं चाहती थी कि वह उस हालत में देखे, उसने कहा, बस मुझे थोड़ा वक्त दो। वह उसे हैंडल कर सकती थी। तुम हमेशा ऐसा करती हो, तुम हमेशा मुझसे अपने दर्द छुपा लेती हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं चिंता करूं, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वेद ने जेटली उसके पेट और बाकी जगह जहां चोट नहीं लगी थी उसे सहला रहा था और उसके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कुछ भी क्यों ना किया। उसके बॉडी के अंदर जो जहर था वह कंट्रोल के बाहर था और उसके जेटल टॉक से बिल्कुल असर नहीं हो रहा था। वेदिका इतनी ज्यादा दर्द में थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दर्द इतनी भी ज्यादा बर्दाश्त के बाहर था कि उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसका दर्द इतना ज्यादा इंटेंस था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी को कोई बहुत जोरों से पीट रहा हो और वह किसी भी वक्त अपनी जान छोड़ देगी। उसे इस तरह दर्द में देखकर वेद को उस डरावने सपने की याद आई जो उसने रिसेंटली देखा था, जहां वेदिका इसी तरह के खतरनाक दर्द को बर्दाश्त कर रही थी और दर्द के मारे रो रही थी। वह सपने में उसकी मदद करना चाहता था मगर हेल्पलेस था और उसके आंसू पोंछते हुए बस उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था और इस बार असलियत में भी सेम सिचुएशन आ गई थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने वेदिका का हाथ छुड़ाया और तुरंत ऊपर की तरफ भागा। जल्दी जल्दी में वेद डिटेल्स भाग रहा था कि उसके घाव खुल गए थे, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अनु, अनु, जल्दी। वह सेकंड फ्लोर पर पहुंचा, उसने अनामिका का दरवाजा नॉक किया। क्या तुम उठी हुई हो? जहर वेदिका पर असर दिख रहा है, क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? वह बहुत ही दर्द में। अनु। जल्दी ही दरवाजा खुला और देवांश दिखाई दिया, जिसने अनामिका को उठाया हुआ था। आप मेरे रूम के अंदर जाए, फोर्थ ड्राइवर के लेफ्ट में एक्यूपंक्चर किट है, उसे ले लिए। अनामिका ने इंस्ट्रक्शन दिए तो वेद का दिमाग कुछ सेकंड के लिए ब्लैक हो गया, लेकिन अपनी बहन की बात सुनकर वह तुरंत जवाब देते हुए बोला, ओके, एक्यूपंक्चर किट, एक्यूपंक्चर किट। वह जल्दी से लेने के लिए अंदर भागा। देवांश अनामिका को लेकर नीचे आया तो वेद भी उनके पीछे पीछे लेकर उन्हें फॉलो करते हुए आया। वेदिका ऑलरेडी वहां काउच पर रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और माथे पर पसीना था। वेदिका, वेद उसे शांत करना चाहता था ताकि उसके दर्द में कोई कमी हो, अगर अनामिका ने शांति से कहा साइड हट जाए। वेदिका दर्द के मारे टूट रही थी और उसके नए गांव उसे और भी बुरा फील करवा रहे थे। देवांश ने अनामिका को नीचे बैठाया और उसने तुरंत एक्यूपंक्चर किट खोली और बहुत सारे वेदिका की पॉइंट्स पर नीडल्स लगने लगी, जिसकी वजह से वेदिका का दर्द कम हो गया, मगर उसका चेहरा अभी भी पिला पड़ा था और वह बिल्कुल कमजोर दिख रही थी। अनामिका ने एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन के साथ जारी रखा और अपने एक आदमी को रिसेंटली डेवलप्ड एक पिल अपने लैब से लाने के लिए भेज दी। उस पिल को खाने के बाद वेदिका के अंदर थोड़ी ताकत आ गई थी और उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखें उठाकर धीरे से कहा, थैंक यू अनामिका। वह काफी बेहतर फील कर रही थी, एटलीस्ट पहले की तरह से तकलीफ नहीं हो रही थी। फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, बस आराम कीजिए, अनामिका ने अपनी नीडल से निकलते हुए कहा, ये पिल आपको 12 घंटे तक सेफ रखेगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जहर 12 घंटे तक अपना असर नहीं दिखा पाएगा, इसलिए वह थोड़ा आराम कर पाएगी। अनु, अगर इसी तरह वेदिका की बॉडी में उस शहर इसी तरह लगातार असर दिखाता रहा तो हम क्या करेंगे?
क्या कोई और तरीका है उसके जहर को और दर्द को कम करने के लिए? वेद ने पीछे पूछा। ये 2 गोलियां और तब दीजिएगा जब वह बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। अनामिका ने वह छोटी सी बोतल उन्हें देते हुए कहा, ये 2 गोलियां बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे चिंता है कि वह ज्यादा लेंगी तो हैंडल नहीं कर पाएंगी। ओके। वेद ने हाँ में सर हिलाया और उस बोतल को अपनी पकड़ में रख लिया। हमारा प्लान बाहर इंतजार कर रहा है, हमें घर वापस जाना है और कुछ ब्लड टेस्ट भी करने हैं। अनामिका को पक्का यकीन नहीं था कि वेदिका की बॉडी में किस तरह का एग्जैक्टली जहर है, इसलिए वह बस थोड़े से नॉर्मल पेन रिलीफ ट्रीटमेंट से उसे आराम दिला सकती थी। वेदिका की तरफ देखते हुए जो कमजोर हालत में काउच पर लेटी हुई थी, अनामिका ने जेटली कहा, उन्होंने जहर का ही इस्तेमाल किया है अपने बॉडी के जहर को कम करने के लिए, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर के टॉक्सिन और भी इंक्रीज हो गए हैं और कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज करना थोड़ा मुश्किल है। वेदिका ने अपनी आंखें उठाकर अनामिका की तरफ हैरानी से देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह यंग लड़की उसके यूनिक ट्रीटमेंट के बारे में इतना कुछ जानती होगी। जो मेडिसिन आपने विटामिन सी की बोतल में छुपी हुई थी, मैंने किसी से उसका टेस्ट करवाया है। अनामिका ने एक्सप्लेन किया, मैं आपकी परमिशन के बिना आपके घर में जाने के लिए माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ वेद की मदद कर रही थी क्लूज ढूंढने में। अगर तुम नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती, इसलिए मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। वेदिका ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू अनामिका, मेरी जिंदगी तुम्हारा एहसान है। अनामिका ने उसकी 2 बार जिंदगी बचाई थी, एक बार जब चेस्टर्स ने उसके ऊपर हमला किया था और दूसरा जब वह उसके जहर को कम करने में उसकी मदद कर रही थी। आपने अभी मुझे बताया है और हम परिवार की तरह है, इसलिए मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। अनामिका ने वेद की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप वेदिका को कैरी कर सकते हैं या फिर मैं अपने आदमियों को बुलाऊं? प्लेन बाहर इंतजार कर रहा है, इसलिए उन्हें जाने का वक्त हो गया था। मैं कर सकता हूँ, वेद ने कॉन्फिडेंट कहा। तो फिर चलिए चलते हैं। जैसे ही अनामिका ने अपनी बात खत्म की, देवांश जो साइड में खड़ा था उसने उसे गोद में उठा लिया। अनामिका मेरी बहन है और यह उसका होने वाला हस्बैंड मेरा जीजा देवांश, वेद ने उन्हें फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। तब जाकर वेदिका ने अपने बगल में खड़े आदमी की तरफ अच्छे से देखा। उसके दर्द की वजह से उसने अभी तक किसी चीज को और या फिर किसी इंसान को नोटिस नहीं किया था, और जब उसे पता चला कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान देवांश ओबरॉय वेद का फ्यूचर जीजा है, तो वह काफी हैरान हो गई। तभी वेद ने कहा था कि उसकी बहन और जीजा जी यह सब संभाल लेंगे, वह पक्का इन सबको निपटने का रास्ता जानते होंगे। हेलो, वेदिका ने सिंपली हाँ में सर हिलाया और उसके पहले चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हेलो, देवांश ने भी उसे ग्रेट किया और फिर अनामिका को देखते हुए बोला, यहाँ पर सब कुछ अरेंज हो गया है और तुम्हारे घर पर भी, चलो चलते हैं। मछली उनके जाल में फंस नहीं वाली है। ओके। अनामिका ने हाँ में सर हिलाया तो वेद ने जेटली वेदिका उठाते हुए कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? भले ही वेदिका ने ना में सर हिला दिया था, मगर उसके चेहरे पर दर्द के एक्सप्रेशन थे, तो वेद ने गिल्ट में कहा, क्या मैंने तुम्हारे घाव को छू दिया? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा क्लिमसी हो गया था। मैं ठीक हूँ, वेदिका ने उसे मुस्कुराकर भरोसा दिलाया। उसकी हल्की मुस्कुराहट देखकर डिसाइड किया कि वह वापस जाते ही वेदिका की पूरी मदद करेगा उसकी ताकत को वापस लेने में, ताकि वह ठीक हो जाए, क्योंकि इस वक्त पहले से बहुत ही हल्की फील हो रही थी। ऑलरेडी उनका प्लेन बाहर इंतजार कर रहा था। उन लोगों के बाहर आते ही विक्रम बाकी लोगों के साथ ने ना चाहते हुए भी बोला, बोस हम कुछ दिनों में आपसे मिलने के लिए आएंगे। आप अपना वहां जाकर ख्याल रखिएगा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें कॉल करने में हिचकिचाएगा मत। हाँ बोस, मेरा फोन 24/7 खुला रहेगा, अगर किसी भी तरह प्रॉब्लम हो फ्यूचर में तो प्लीज अकेले मत संभालिएगा, पहले हमें बताएगा। शिव ने भी इंस्ट्रक्शंस दिए। विक्रम, शिव तुम लोगों को ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। बोस आपको अपना ख्याल रखना हुई होगा, आप किसी और को अपने आप को हर्ट मत करने दीजिएगा, टॉम ने एडवाइस दी और उसकी आंखों में भी चिंता साफ नजर आ रही थी। उन सब की चिंता देखकर अनामिका की आंखें सॉफ्ट हो गई और उसने कहा, मैं समझ गई, गुड बाय। मिस्टर सिंघानिया, हमारे बॉस को अच्छे से ख्याल रखिएगा, हमारी बॉस एक डेलिकेट यंग लेडी है जिन्हें केयर की जरूरत है और हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं करूंगा। देवांश ने उनकी तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया और अनामिका को गोद में लिए हुए एरोप्लेन की सीढ़ियां चढ़ने लगा, और वही वेद वेदिका को लेकर सीढ़ियां चढ़ने में स्ट्रगल कर रहा था। तुम मुझे नीचे क्यों नहीं उतार देते? वेदिका ने उसके दर्द भरे एक्सप्रेशन देखी तो उसे अंदाजा लगा लिया कि पक्का उसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया है, और वह बोली, मुझे नीचे उतार दो, मैं चल सकती हूँ। हिलो मत, तुम मुझे नुकसान पहुंचा दोगी। वेद ने यह बात वेदिका को रोकने के लिए कही तो वेदिका तुरंत रुक गई और उसने उसकी तरफ चिंता से देखते हुए कहा, तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम मुझ पर डाउट कर रही हो? क्या तुमने देखा नहीं है कि मैं कितना कैपेबल हूँ? वेदिका को शक था कि वेद झूठ बोल रहा है और उसे काफी दर्द हो रहा है, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। वेद सेटिस्फाई हो गया और उसने सीढ़ियां चढ़ते हुए बोला, अगर मैं इंजर्ड नहीं होता और तुम, तो मैं तुम जैसे दो को उठा सकता था। तुम्हें मेरी जैसी दो चाहिए।
मैं बस एग्जाम्पल दे रहा था, तुम ज्यादा सोच रही हो, वेद ने जल्दी से एक्सप्लेन किया और अगले ही सेकंड प्लेन का दरवाजा बंद हो गया और शिव और बाकी सब लोगों ने न चाहते हुए भी प्लान को जाते हुए देखा तो अचानक विक्रम बोला, क्या अभी की सिचुएशन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हमारी बॉस अभी मायके आई थी और फिर वापस अपने हस्बैंड के घर जा रही है? क्या बकवास करते रहते हो तुम? और हर रोज क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में? शिव ने उसके सर पर मारते हुए कहा, और ऊपर क्या देख रहे हो? वह लोग चले गए हैं। बॉस के पास ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी जब वह हमारे साथ रहती थी, लेकिन जब से वह अपनी फैमिली के पास वापस नहीं है कई सारे इश्यूज आ गए हैं। ये सच नहीं है, पहले बॉस अपना ज्यादातर पैसा मेहता परिवार के ऊपर खर्च कर देती थी, यहाँ तक कि उनके सारे बिगड़े हुए कामों को वही संभालती थी। कंपैरिजन में ओबरोय परिवार भी ज्यादा अच्छा है। क्या यह ऑब्वियस सी बात नहीं है? तुम जानवर को इंसानों से कंपेयर कर रहे हो, और वही प्लेन में देवाश अनामिका को रूम में लेकर गया आराम करने के लिए। अपनी चोटों के कारण अनामिका मेंटली और फिजिकली बहुत थक चुकी थी, और वही वेद ने अपनी बाहों में खड़ी लड़की से डिस्कस किया, जब हम घर वापस जाएंगे तो क्या तुम और तुम्हारा भाई मेरे घर पर रहना चाहते हो? उसके पास बहुत सारे प्राइवेट विला है, कुछ पहाड़ों में तो कुछ रिसीव भी वाले, कुछ सिटी सेंटर के पास भी और कुछ बाहरी शहर से बाहर शांति इलाके में। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वेदिका ने मना कर दिया, उसे डर था कि अगर वेद के परिवार को पता चला तो उनके मन में उसके लिए गलत इंप्रेशन पड़ेगा। अगर तुम मेरे नाम के घर में रहने में तुम अनकंफर्टेबल हो तो मैं उसे तुम्हारा नाम पर कर देता हूँ, वेद ने उसके बालों के साथ खेलते हुए कहा, लेकिन किसी भी तरीके से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अलग अलग रूम, अलग अलग फ्लो भी, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और एक ही घर में रहूंगा। तुम्हारे कर्ट सिचुएशन के हिसाब से जहर कभी भी अपना असर दिखना शुरू कर सकता है, और तुम्हारे भाई की और भी बहुत सारी चीज होगी जिससे उसे संभालना होगा। अगर वह हर सेकंड तुम पर नजर नहीं रख सकता और तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया और तुम्हारे जहर में असर दिखना शुरू कर दिया तो तुम क्या करोगी? इसलिए बेहतर होगा कि कोई और तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहे, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, वेद ने कहते हुए आगे कहा। अगर मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए स्टाफ को बोलता हूँ और उन पर यह जिम्मेदारी छोड़ देता हूँ, तो मुझे कभी रिलीफ फील नहीं होगा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 316 न्यूज वायरल। अब तक आपने पढ़ा कि वेदिका और अनामिका के साथ देवांश और वेद ट्रायंगुलर जॉन से वापस अपने घर आने के लिए निकलते हैं। अब आगे, वेद वेदिका को अकेला छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वेदिका ने उसे काफी देर तक मनाने की कोशिश की, मगर आखिर में एक गहरी सांस छोड़ते हुए वह उसके सामने हार गई। और वहीं दूसरी तरफ नताशा सीता जी को खींचते हुए शॉपिंग मॉल ले गई, और उनके कार्ड से लाखों रुपए खर्च करके उसका मूड ऑलरेडी बहुत अच्छा हो गया था। अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए क्यूट होने का नाटक करते हुए उसने कहा, मोम आप बेस्ट हो, आपने मुझे इतनी सारी चीजें खरीदी, जबकि मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ, मगर आप मुझे कितने अच्छे से ट्रीट करते हो। इस बार नताशा ने बहाना बनाया था कि उसके पास मिराज के साथ डेट पर पहन कर जाने के लिए चीजें नहीं है, और जैसे कि उसका वार्डरोब ज्यादा फैसी और मैच्योर नहीं है, इसलिए सीता जी उसे शॉपिंग पर ले आई। मॉम मैं कितनी लकी हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, नताशा ने सीता जी का हाथ पकड़ते हुए मॉल के एंट्रेंस पर खड़े होकर कहा। वह लोग उनके ड्राइवर की गाड़ी लाने का इंतजार कर रहे थे। क्या मिराज के परिवार को तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पता है? सीता जी ने पूछा। उसने ऑलरेडी अपनी फैमिली को बता दिया है, और वह लोग काफी खुश है कि उनका बेटा ओबरॉय परिवार की बेटी से प्यार करता है। उन्हें लग रहा है कि वह लोग अपनी लीग से बड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वह लोग कभी कभी मिराज को डिनर पर जाने के लिए भी पुश करते हैं, और वह भी काफी खुश होता है, और उसने कई बार मुझसे कहा है। इतना कहकर नताशा ने सर नीचे झुकाया और एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं उसके बारे में पहले ही सोच रही थी, मगर वह मुझे हर बार और भी बेहतर तरीके से ट्रीट करता है। क्यों ना तुम उसे हमारे घर पर इनवाइट करो, ताकि तुम्हारे डैड और मैं तो उसे अच्छी तरीके से बात कर सके। सीता जी की आंखों में चमक आ गई थी, और उन्होंने प्यार से कहा, तुम बड़ी हो रही हो, इसलिए वक्त हो गया कि तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड हो। एक बार तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए तो तुम लोग एंगेजमेंट भी कर सकते हो। सीता जी की वह बड़ी सी स्माइल नताशा के दिल पर चाकू की तरह वार कर रही थी। पहले उसका रिश्ता देवाश से तय था, लेकिन अब कपूर परिवार के बेटे के साथ तय होने की बातें हो रही है। क्या इतना ही काफी है सीता जी को सेटिस्फाई करने के लिए? क्या वह इस बात से खुशी है? उनकी आंखों में उनकी असली बेटी अनामिका ही सिर्फ देवांश के लायक है। उनकी गोद ली हुई बेटी नताशा सिर्फ कपूर परिवार जैसे छोटे परिवार की बहू बनने के लायक ही है। अगर तुम लोगों की सगाई हुई तो ओबरोय परिवार एक बड़ा सा सेलिब्रेशन करेगा तुम्हारे लिए। सीता जी के चेहरे पर कभी खुशी दिखाई दे रही थी तो नताशा ने अपने चेहरे पर एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहा, मोम हमारी गाड़ी आ गई है। वह इस बात को आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहती थी। जब ड्राइवर ने उनके लिए दरवाजा खोला तो सीता जी के चेहरे पर खुशी देखकर वह अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाया, मैडम आप इतना खुश क्यों हैं? नताशा को एक अच्छा मैच मिल गया है, तो मैं खुश क्यों नहीं होगी? ये सुनकर ड्राइवर ने नताशा की तरफ देखा और कहा, कंग्रेचुलेशन मिस नताशा। हाँ राइट, कंग्रेचुलेशन माय फुट, कौन सा अच्छा मैं? मिराज देवांश के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा नीचे है।
अंदर ही अंदर नताशा को गुस्सा आ रहा था, मगर उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट मेंटेन रखी और कहा थैंक यू। ठीक उसी वक्त सीता जी को एक कॉल आया, क्या तुम लोग घर वापस आ रहे हो? तो क्या तुम अपने घर पर रहने वाले हो? क्या ये काम की वजह से है? अनु ऑलरेडी कॉलेज वापस जा रही है। ऑलराइट, मैं उसे बाद में कॉल कर लूंगी और पूछूंगी कि वह कब घर वापस आ रही है। मुझे उसके साथ कुछ डिस्कस करना है। ओके। ये सुनकर वेद ने सोचा, वेद भाई वापस आ गए तो वह घर क्यों नहीं आ रहा है? क्या वह जानबूझ उसे अवॉइड कर रहे हैं? और क्या वह उसे एब्रॉड ले जाने वाला प्रॉमिस तोड़ने वाला है? और या फिर वह अनामिका को अपना प्राइवेट विला दिखाने का प्लान कर रहा है? ऐसा पक्का इसलिए होगा क्योंकि अनामिका ने फिर से उसके बड़े भाई के सामने उसकी बुराई की होगी। डैम इट। जल्द ही सीता जी ने बात करके कॉल कट कर दिया तो नताशा अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाई, मोम भाई घर वापस नहीं आ रहे हैं? मैंने उनके लिए एक बैग ली है, मैंने सोचा कि जब वह वापस आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगी। उसे कुछ काम आ गया है, मगर वह कुछ दिनों में घर वापस आ जाएगा। कियारा लगातार घर आती रहती है, मुझे वेद से पूछना होगा कि वह इंटरेस्टेड है या नहीं, अगर नहीं तो हम एक अच्छी लड़की को इस तरह झूठी उम्मीदें नहीं दे सकते। इतना कहकर सीता जी रुकी और फिर आगे कहा, नताशा मैं समझता हूँ कि अनु के वापस आने की वजह से हमारी फैमिली में कुछ अलग अलग चीज हो रही है, मगर अनु हमारा खून है, वह यहाँ ही होनी चाहिए, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों का रिश्ता ठीक होगा और तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहोगे, क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए काफी मायने रखते हो। अपनी माँ की स्टेटमेंट से नताशा काफी कंफ्यूज हो गई। अनु ने मेहता परिवार में पास्ट में बहुत ही मुश्किल वक्त बिताया है और अब वेद उसे एब्रॉड घूमने के लिए ले गया था, इसलिए तुम परेशान मत होना। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें बहुत बार एब्रॉड घूमने आया है जब तुम छोटी थी। तो ये बात है। नताशा ने गहरी सांस ली और हंसते हुए कहा, मोम मैं क्यों उदास होगी? मैं उतनी भी छोटी सोच नहीं रखती। अनामिका अमेजिंग है, ना सिर्फ बाकी सारे भाई मगर मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, हम असली बहनों की तरह एक साथ रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना वक्त भाइयों के साथ बताती है, इस बात से मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी फैमिली खुशी, यही बात मुझे खुशी देती है। मैं क्यों उदास होने लगी? और सीता जी की चिंता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए नताशा ने कहा, अगर दीदी को मैं पसंद नहीं तो मैं किसी और से शादी करके जल्द ही चली जाऊंगी। इतना कहकर उसने बच्चों की तरह जीभ निकाली तो सीता जी हंसने लगी। बेवकूफ लड़की। सीता जी को फील हो रहा था कि पिछले कुछ दिनों में वेद अनामिका को अब्रोड लेकर गया है। इस बात से नताशा थोड़ी उदास है, मगर ऐसा लगता है कि वह ज्यादा सोच रही थी। नताशा तो बिल्कुल ठीक है, लगता है वही कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ प्लेन एक मिस्टिको के हाउस के सामने उतरा। ये वेद का प्राइवेट रेजिडेंस था और लोन में बहुत सारे एरियाज थे जो एक ग्रैंड अपीयरेंस दे रहा था। दीपक को पहले ही सारी जगह और टाइम मिल गया था, इसलिए वह इंतजार कर रहा था और जब उसने वेद को वेदिका को लेकर आते हुए देखा प्लेन की सीढ़ियां से तो वह तुरंत उसके पास भागा। मैं ले लेता हूँ वेदिका को। दीपक ने अपने हाथ आगे बढ़ाए मगर वेद ने वेदिका को उसे नहीं दिया और कहा, इस चोट लगी है, मैं नहीं चाहता कि हम ले इस चक्कर में से तकलीफ हो, मैं कैरी कर सकता हूँ। दीपक को पता था कि उसकी बहन आखिरी वक्त में भी इस लड़के के लिए परेशान थी और शायद इस लड़के ने ही उसे अब तक जिंदा रखा है, इसलिए वह चुपचाप पीछे हट गया। तभी उसने नोटिस किया कि देवांश अनामिका को प्लेन से लेकर नीचे उतर रहा है, तो उसकी चोटों को देखकर वह अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाया, क्या तुम ठीक हो? यह उन चेस्टर का काम है। अनामिका कहना चाहती थी कि वह लोग इंसान नहीं है, इसलिए चोट लगना तो मुमकिन ही था, लेकिन जैसे ही दीपक ने ये सुना उसे काफी गिल्ट फील होने लगा। मैंने सुना था कि उन लोगों को बचपन से ही बहुत सारे ड्रग्स दिए जाते हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसकी वजह से वह लोग लगभग सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। क्या तुम्हें सीरियस इंजरीज हुई है? आई एम सॉरी कि हमने तुम्हें इसमें घसीट लिया। उसे लगा था कि उसका घर सेफ है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि माउंट डूम के लोग इतनी जल्दी उन्हें वहां ढूंढ लेंगे। वह तो वेद की कुछ वीडियो बनाने के बाद वापस घर जाने वाला था, उसने उम्मीद ही नहीं की थी कि जब वह लोग सबसे कमजोर होंगे तब वह लोग हमला कर देंगे। कोई बात नहीं वेदिका, और मुझे बस थोड़ी सी छोटी लगी है और हम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। अनामिका ने उसकी चिंता को दूर हटाने के लिए कहा, लेकिन दीपक ने सीरियसली कहा, अनामिका मैंने इस फेवर को अपने दिल में बिठा लिया था। और उसने सख्त एक्सप्रेशन के साथ प्रॉमिस किया, अनामिका मेरी जिंदगी तुम किसी भी वक्त ले सकती हो, ये जिंदगी अब तुम्हारी ही है। और फिर उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अगर कभी भी तुम्हें फ्यूचर में मेरी मदद की जरूरत हो तो बस एक बार कह देना, भले ही उसका में मेरी जान चली जाए, मगर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के ये काम जरूर करूंगा। तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, अनामिका ने कहा, अब हमारा हिसाब बराबर। मगर तुमने वेदिका की जान 2 बार बचाई है। एक बार तुम उसे उतनी जख्मी हालत में अपनी पीठ पर अपने कैसल लेकर गई और दूसरा तुम उसकी जहर को ठीक करने वाली हो। अनामिका कोई बात हैरानी भरी लग रही थी। उसने अभी तक उसका इलाज शुरू भी नहीं किया था और वह ऑलरेडी उसे थैंक यू कह रहा है। अगर हम एक दूसरे के लिए किए गए कामों को इसी तरह स्को करके जोड़ते रहे तो हम तो दोस्त नहीं हुए। अनामिका ने वेद की तरफ देखते हुए कहा, चलिए भाई अंदर चलते हैं। वेद अंदर जाने के बाद अपने गांव का ख्याल रखते हुए वेदिका का भी ख्याल रख रहा था।
जो इस वक्त सो रही थी और वही लिविंग रूम में वेदिका की नींद आवाज की वजह से खुली और अपनी आंखें खोलता है उसे दीपक दिखाई दिया और उसने खुश होकर कहा भाई। उसकी बॉडी पर इतनी सारी चोटें के निशान देखकर दीपक की आंखों में आंसू आ गया और उसने कहा आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वह लोग फिर से वह सब याद करने वालों की उन लोगों के अलग होने के बाद क्या हुआ और वही देवांश अनामिका को लेटेस्ट न्यूज दे रहा था। अनामिका ने अनाउंस किया जैसा कि हमें उम्मीद थी एक बहुत बड़ी फोर्स हमारी तरफ आ रही है। उन्होंने ट्रायंगल जॉन से निकलने से पहले माउंट डूम की कई सारी ब्रांचेस को बर्बाद कर दिया था इसलिए बहुत सारे एशियन उनके पीछे भेजे गए हैं। उसे डाटा पैक में उनके हर एक बुरे काम का कंटेंट है इसलिए वह लोग इतने सालों से जो भी बुरा काम करते आए हैं वह सब कुछ उसमें रिकॉर्ड किया गया है और मैं उसे एक्सपोज करना चाहती हूँ, वेदिका ने सजेशन दिया। मगर ये लोग उसे अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके कवर कर देंगे। शायद जिस वक्त हम इसे एक्सपोज करेंगे इस वक्त बिना किसी निशान के ये गायब हो जाएगा। इसी बात का डर दीपक को सबसे ज्यादा था। देवांश और मैंने सब कुछ सेट कर लिया है, अनामिका ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा। वेद भाई की साइड पर जो लोग हैं वो हमारी मदद करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह वक्त कितना लगाएगा, हम इसे किस आइडेंटिटी के अंदर एक्सपोज करेंगे। ओब्वियसली है विक्टिम के तौर पर, मगर तुम लोगों को अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। अनामिका ने ऑलरेडी कैंडिडेट्स चूज कर लिए थे। वेदिका एक ओल्ड विक्टिम थी जिसे T3 रिसर्च इंस्टीट्यूट के लैब में कई सालों तक टॉर्चर किया गया था और जब उन लोगों ने उसे बचाया तो वह बहुत ही मुश्किल से जिंदा थी। एक और कैंडिडेट था जो उसे ऑर्फनेज का पुराना टीचर हुआ करता था, भले ही वह दुनिया में नहीं थी मगर उसके छोटे घर में बहुत सबूत थे। ये दो लोग और उनके जो इकट्ठा किए हुए सबूत काफी थे लोगों के सामने उसे ऑर्गेनाइजेशन की सच्चाई लाने के लिए, और उसके एडिशन में कुछ और लोग एब्रॉड में थे जो अनामिका अरेंज कर देगी और उनकी स्टोरी पब्लिक को इतना गुस्सा दिला देगी कि वह लोग तुरंत उसे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। वह लोग सारे घटिया और खतरनाक काम डिस्क्राइब करेंगे जो T रिसर्च इंस्टीट्यूट और उसे अनाथ आश्रम ने किए हैं, और उसमें इन्फो कॉलन और उनके सेंटर को भी एक्सपोज किया जाएगा। वेदिका को ऐसा फीलिंग हो रही थी कि अब लड़ाई शुरू होने वाली है। उसने कहा उस ऑर्गेनाइजेशन को इतने अपनी सारी ब्रांचेस या फिर इस सबूत का बाहर आने का डर नहीं है क्योंकि उनके पास इतना इन्फ्लुएंस है कि वह लोग इसे बाहर आते ही खत्म करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि जो पावरफुल लोग इन सब में इन्वॉल्व है वह लोग एक्सपोज हो जाएंगे। जहां तक मैं जानती हूँ माउंट बैक को टेक ओवर करने के बाद से वह लोग घोस्ट सोल्जर के प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो डेड सोल्जर का अपग्रेडेड वर्जन कहे जा सकते हैं। वह डेड सोल्जर यानी कि चेस्टर जिन्होंने वैदिक और अनामिका पर हमला किया था वही उन्हें शॉक करने के लिए काफी था, लेकिन अब घोस्ट सोल्जर भी है जो उनसे का भी अपडेटेड वर्जन है। कौन ट्रेन कर रहा है इन लोगों को, वेद ने फिर से पूछा। कहा जाता है कि T रिसर्च इंस्टीट्यूट में, मगर मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी और स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है जो सब लोगों को साइलेंटली कंट्रोल कर रही है। क्या कहा तुमने? मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और उसके अलावा T रिसर्च इंस्टीट्यूट सीक्रेट बहुत सारे वायरस भी बना रहा है और मुझे नहीं पता कि वह लोग क्या प्लान कर रहे हैं। वह हेडक्वार्टर से ही ऑर्डर लेते हैं मगर कंप्लीटली नहीं। एनीवे, जो भी होगा हम उनसे डील कर लेंगे, अनहिता एक्सप्रेशन के साथ डिसाइड करते हुए कहा। हम हर एक चीज को खत्म कर देंगे, चाहे वह इंटरनेशनल हो या लोकल, हमें जीतना ही है। ऑल राइट, सब लोगों ने हाँ में सर हिलाया तो जल्दी ही ऑनलाइन एक शॉपिंग पोस्ट दिखाई देने लगी। इस न्यूज में इस बार न्यूज एंकर न्यूज के सामने नहीं खड़ा था और ना ही कुछ बता रहा था, बल्कि बैकग्राउंड में दो विक्टिम के वीडियो और इमेज दिखाई जा रही थी जो थोड़ी धुंधली थी, और सारे प्लेटफॉर्म एक एक करके सच को एक्सपोज करने लगे। सारे अनाथालय के बच्चों के साथ जो कभी किया गया था सिर्फ वही एक बहुत बड़ा न्यूज क्रिएट करने के लिए काफी था, और उसने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को कई बार क्रश कर दिया था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। 317 अनामिका का डर। अब तक आपने पढ़ा कि वेदिका, वेद, अनामिका और देवांश जो वापस आ जाते हैं और अपने प्लान के अकॉर्डिंग उन लोगों ने की रिसर्च इंस्टीट्यूट और उनके काले कारनामों को ऑनलाइन अपलोड कर दिया है जिसने बहुत ही तहलका मचा दिया है। अब आगे T रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कितने गलत काम और कितनी खतरनाक काम किया है, इतने सालों में यह बात बाहर आते ही पूरी तरह से चारों तरफ तहलका मच गया था। कुछ बिग शॉट इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि देवांश पीछे से उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। उन लोगों ने देवांश को भी रोकने की कोशिश की और उसके लोगों को मारने की कोशिश की, मगर देवांश पहले से तैयार था। वह लोग ठीक उसके जाल में फंसने के लिए आ रहे थे और अंदर तक घिरते जा रहे थे। वही अनामिका और वेद के लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, फॉर्मेट कर रहे थे और इस इवेंट्स के सारे इम्पैक्ट को एक्सपेंड करते जा रहे थे। थोड़े ही वक्त में कई सारे लोगों का ध्यान इन चीजों पर चला गया था। पूरा दुनिया इस बात को देख रही थी। बहुत सारे इन्फ्लुएंस लोग इस सपने घसीटते गए थे और अब उनकी पोजीशन उनसे छिनने वाली थी। कई सारे एंटरप्रेन्योर्स के स्टेटमेंट रिलीज हुए थे जिसमें उनकी एंजाइटी साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि जो लोग अपना नाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे
उसकी वजह से यह न्यूज और भी ज्यादा फैलती जा रही थी और सीता जी जो सोफे पर बैठकर न्यूज देख रही थी वह से काफी हैरान थी और उन्होंने कहा, ये हो क्या रहा है? ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग और क्या ये सब पहले से हो रहा था और हमें अभी पता चल रहा है? ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो गया? यहाँ तक कि नौकर भी अपने फोन पर न्यूज देख रहे थे। वह इस बात में काफी हैरान थी। एक बार सच्चाई बाहर आने लगे तो जिस दुनिया में वह लोग रह रहे हैं वह तो एक अलग ही दुनिया बन जाती है। ठीक उसी वक्त एक नौकर ने अंदर रहते हुए कहा, मैं मिस कियारा आई हुई है। कियारा? सीता जी अभी शौक से बाहर ही नहीं आई थी जब उन्होंने कियारा को एक बड़ी सी मुस्कुराहट और ढेर सारे गिफ्ट के साथ अंदर आते हुए देखा। जब भी तुम हमसे मिलने आती हो तो तुम इतने सारे गिफ्ट क्यों लेकर आती हो बच्चे? मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें हमारे घर पर आने के लिए इतने सारे गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी, यह फल है जो हमारे दूर के रिश्तेदार ने हमें भिजवाए थे और यह बहुत ही स्वीट है। मैं खुद उनमें से चूज किया है और यह चाय है जो मैंने ऑक्शन में देखी थी। उन लोगों को कहना है कि वह बहुत ही अच्छी टेस्ट की है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको ट्राई करवानी चाहिए। कियारा ने अपने गिफ्ट को एक्सप्लेन किया तो सीता जी ने तुरंत उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। बच्चे, तुम बहुत ही कार्ड हो। वेद अनामिका के साथ ट्रिप पर वापस तो आ गया है मगर वह काम में बिजी हो गया है। थोड़ी देर बैठो, मैं उसे कॉल करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है आंटी, उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं तो आपसे मिलने आई थी। वैसे भी मुझे उससे कुछ डिस्कस करना था। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। वह हमेशा कियारा से गिफ्ट लेने में अनकंफर्टेबल फील करती थी लेकिन फिर भी कियारा कभी उन गिफ्ट को वापस नहीं ले जाती थी। आज नताशा के शॉपिंग ट्रिप के दौरान उन्होंने कुछ चीज कियारा के लिए ली थी और वही इस टाइम पर कियारा सोच रही थी कि उसने अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ का फेवर जीत लिया है। इस बात से वह बहुत ही खुशी थी। जब सीता जी ने वेद को कॉल किया तो उन्होंने जल्दी से कहा, बेटा कियारा आई हुई है, तुम्हारा उसको लेकर इंटेंशन क्या है? अपनी मॉम को क्लियरली बताओ। मुझे लगता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड, कैरेक्टर, एजुकेशन, लुक्स, पर्सनैलिटी, इन सब को लेकर वह बिल्कुल परफेक्ट मैच है तुम्हारे लिए। मैं उससे काफी खुश हूँ, क्यों ना तुम उसे डेट करके देखो। इस वक्त पर वेद वेदिका को दवाई खिला रहा था और उसका फोन स्पीकर पर था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी माँ ऐसी कोई बात कहेगी। वह मना कर पाता उससे पहले ही सीता जी आगे बोली, वह लड़की हर बार हमें मिलने आती रहती है और हमारे लिए अपने चिंता दिखती है और हमेशा गिफ्ट लेकर आती है। आखिरी बार जब मेरे गर्दन में दर्द हो रहा था तो उसने मुझे एक मसाज भी की और थोड़े ही वक्त में मेरी गर्दन ठीक हो गई। जब नताशा और अनामिका अपने कॉलेज में होते हैं और घर पर कोई भी नहीं होता है तो वह स्पेशली मुझसे मिलने के लिए आती है, मेरे साथ वक्त बिताने के लिए मेरे साथ ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाती है और शाम की चाय पीती है। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी डैड की, जब उनकी पीठ में दर्द हो रहा था तो वह उनके लिए एक सूप लेकर आई थी और एक मसाज चेयर भी, और यहाँ तक कि उसने एक बड़े डॉक्टर को भी बुलाया था उन्हें चेक करने के लिए। भले ही वह सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई है मगर उसका कोई टिपिकल रिच यंग लेडी वाला एटीट्यूड नहीं है और ना ही उसमें कोई एरोगेंस है। मोम मोम वेदिका और दीपक की नजर अपने ऊपर महसूस करके वेद ने तुरंत अपनी मां के बीच में रोकते हुए कहा, मोम, मैंने आपको कई बार कहा है कि मैं और वह सिर्फ अच्छे दोस्त हो सकते हैं जिंदगी में। मैंने उसे अपनी बहन की तरह देखा है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं आपसे मिलने के लिए उसे किसी दिन घर लेकर आऊंगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की वेदिका ने तुरंत उसका मुंह कवर कर दिया और उसे इशारा करने लगी कि आगे कुछ ना बोले। सीता जी के फोन के ऊपर की बातें सुनकर ऑलरेडी वेदिका को अपने और कियारा के बीच की दूरी का एहसास हो गया था। वेद उन सॉफ्ट उंगलियों का टच फील कर सकता था। उसके हॉट वेदिका उंगलियों से टच हो रहे थे तो वेद ने उसकी उंगलियों पर किस कर लिया जिससे वेदिका शर्मा गई और उसने तुरंत पीछे खींच लिया। दीपक ने ये सीन नोटिस किया तो यह उसकी गुस्से की आग में घी डालने के बराबर था। ऐसे वक्त पर वह उसकी बहन का एडवांटेज कैसे उठा सकता है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? कब है? तुमने अभी हमें इस बारे में कभी बताया क्यों नहीं? सीता जी शॉक थी। वेद 1 साल से उसकी बहन को डेट कर रहा था लेकिन उसने कभी अपनी फैमिली को नहीं बताया। अब दीपक और भी गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताया। क्या वह तुम्हारी एज की है? वह किस फैमिली से है? उसका परिवार क्या करता है? क्या मैं उन लोगों को जानती है? क्या वह किसी अमीर फैमिली की बेटी है? मुझे अमीर गरीब से फर्क नहीं पड़ता मगर वह कैसी दिखती है? सीता जी अपने सवाल खत्म कर पाती उससे पहले ही वेद ने वेदिका के खराब मूड को नोटिस कर लिया और जल्दी से बोला, मॉम, कुछ भी हो जाए मैं आपको सारे सवालों का जवाब घर जाकर दूंगा, लेकिन प्लीज कियारा को उम्मीद देना बंद कर दीजिए और जहां तक बात रही मेरी, मैं उसे क्लियरली बातें कर लूंगा और उसे समझा दूंगा। सीता जी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानकर उससे और भी कुछ पूछना चाहती थी मगर वेद ने ऑलरेडी कॉल कट कर दिया। स्ट्रेंज, उनकी बेटे की गर्लफ्रेंड कब बन गई और उन्होंने इस बारे में कभी क्यों नहीं सुना? क्या यह एक रीसेंट रिलेशनशिप है? वही कियारी काफी क्यूरोस थी और सीता जी को नीचे आते हुए देखकर उसकी आंखों में और भी चमक आ गई। कियारा, मैंने ये ड्रेसेस तुम्हारे लिए खरीदी है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें फिट होगी या नहीं, मैं देखना चाहती थी कि तुम ट्राई कर लो मगर मुझे तुम्हारे अंकल की तरफ से कॉल आ गया है इसलिए मैं तुम्हारे साथ बैठ नहीं पाऊंगी, सीता जी ने झूठ बोलते हुए कहा।
ओके आंटी, थैंक यू इतनी सुंदर कपड़े मेरे लिए लाने के लिए। मैं घर ले जाकर इन्हें ट्राई कर लेती हूँ और फिर आपको एक वीडियो भेजूंगी मैं, और यहाँ पर नहीं रुकूंगी आपको परेशान करने के लिए। कियारा ने पॉलिटिकली अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया और सीता जी के किंडनेस के लिए उसे थैंक यू बोलना नहीं भूली। सीता जी ने उसे जाते हुए देखा और वह सोचने लगी कि वेद किस लड़की से प्यार करता होगा। ये बात कियारा के लिए बहुत ही दुख पहुंचाने वाली होगी जब उसे पता चलेगा तो। और वही आंखों में कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ दीपक वेद की तरफ देखे जा रहा था तो वेदिका तुरंत बोली, भाई आप जाकर आराम कीजिए, मैं भी जाती हूँ थोड़ी देर सोने के लिए। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। दीपक की नजरें लगातार वेद के ऊपर बनी हुई थी, जैसे वह उसके मन की बात जानना चाहते हो। पिछले कुछ सालों से क्या तुम उस लड़की के साथ कांटेक्ट में हो? क्या वह हमेशा तुम्हारे परिवार से मिलने आती है? और क्या तुम लोग क्लोज है? क्या तुमने कभी वेदिका का नाम अपनी फैमिली के सामने नहीं लिया? भाई मैंने कहा ना कि आप पहले जाकर आराम कीजिए। वेदिका की आंखों में वार्निंग साफ नजर आ रही थी। वह इन सब बातों में अपने भाई का इंटरफेरेंस नहीं चाहती थी, मगर दीपक गुस्से में था। ये लड़का हमेशा कहता है कि तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी केयर करता है और तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन उसने एक बैकअप रखा हुआ है और उसके अलावा वह लड़की उसके फैमिली का अप्रूवल अगेन कर चुकी है। उसकी फैमिली को तो पक्का यही लगता होगा कि वह लड़की उसकी बहन वेदिका से बेहतर है। भाई आपको गलतफहमी हो रही है, वेद एक्सप्लेन कर पाता उसे पहले ही दीपक ने गुस्से में कहा, मैंने अभी अभी सारी बातें क्लियरली सुनी है। तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वह लोग 1 साल से डेट कर रहे हैं मगर उसने अपनी फैमिली को कभी नहीं बताया, इसीलिए वह लोग उसे किसी और लड़की को डेट करने के लिए मनाना चाहते हैं। वही बाहर के सर्वेंट ने नोटिस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह तुरंत अनामिका के पास गए। अनामिका अभी अभी बेटर फील कर रही थी और जब उसने सुना कि उसके भाई वेद और दीपक के बीच में झगड़ा होने वाला है, उसने उन दोनों के बीच में सुलह करने का फैसला किया। वह धीरे से वेदिका के रूम के दरवाजा पर पहुंची और जब उसने दीपक को डिफेंसिव एक्शन लेते हुए देखा तो उसने सॉफ्टली कहा, मेरे भाई को ज्यादा मत मारना। अनामिका तुम्हें समझ नहीं आएगा। अनामिका के आने की वजह से दीपक रुक गया, मगर उसकी आंखों में जो वार्निंग उसने देखी थी इसकी वजह से वह आगे कुछ नहीं बोल पाया। सच ये था कि इतने सालों में अनामिका को जानने के बाद उसे अनामिका के उन सख्त और वार्निंग भरी नजरों से डर लगने लगा था। एक ऐसा डर जो उसके अंदर से शायद ही कभी जाएगा। जब उसे लगा कि अनामिका उसे गलत समझ रही है तो उसने अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, यह गलत है। अनामिका ने अपने नजर अपने भाई की तरफ की, जो ऑलरेडी प्रेशर में था, और उसने कहा, हाँ मैं मानता हूँ, मेरी गलती है। बताए, अनामिका ने सजेशन दिया। वह उनके मामले में पड़ना नहीं चाहती थी और उसने दरवाजे से लगकर खड़े होते हुए कैजुअली कहा, मेरी नींद को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अनामिका की यह बात सुनते ही दीपक का सारा गुस्सा तुरंत गायब हो गया। वेदिका अपने भाई के चेंज को नोटिस कर रही थी और सोच रही थी कि क्या उसका भाई सचमुच अनामिका के बातों से इतना इन्फ्लुएंस होता है। कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनामिका ने दरवाजे पर खड़े होकर एक सर्वेंट को उन पर नजर रखने के लिए कहा और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। वह सर्वेंट हैरान हो गया। सिर्फ मिस अनामिका की थोड़ी सी डांट से एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक हो गया। भाई मेरी गलती है कि मैंने अपने और वेदिका के रिश्ते के बारे में 1 साल पहले अपनी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया। वेद ने अपनी गलती मानते हुए कहा, मैं तब तक इंतजार करना चाहता था, तब तक हमारा रिश्ता स्टेबल नहीं हो जाता और मैं वेदिका को प्रपोज नहीं कर देता। उसके बाद मैं अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली वेदिका की पीसफुल लाइफ को डिस्टर्ब करें। वह बहुत अच्छे से जानता था कि एक बार उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलने के बाद उसकी माँ कितनी ज्यादा खुश हो जाती और वह तुरंत घर पर जाती है, उसके माँ बाप से मिलती, यहाँ तक कि उसके पीछे जासूस भी छोड़ देती। मेरी वेदिका के लिए फीलिंग्स बिल्कुल भी जेन्युइन है। वेद ने डिक्लेयर किया, पिछले 1 साल में उसके ना होने पर मैं कितना उदास था, दुखी था, सिर्फ मैं जानता हूँ, और अब जब वह वापस आ गई है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और डबल एफर्ट लगाऊंगा उसका ध्यान रखने के लिए। वह मेरे साथ रहेगी तो जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। उसकी बातों से वेदिका का दिल खुश हो गया और उसने सॉफ्ट आंखों से उसकी तरफ देखा। और जहां तक बात रही कियारा की, मैं हमेशा उसे अपनी बहन नहीं मानता आया हूं और मैंने कभी उसे कोई हिंट नहीं दिया है, यहाँ तक कि मैं उसे मना भी कर दिया है, कसम से। वेद ने एक्सप्लेन किया, मेरी मॉम को बस सभी भाइयों को जल्द से जल्द शादी करते हुए देखना है, और अब जब मेरे बड़े भाई हर्षद और अमन की गर्लफ्रेंड है, इसलिए नेचुरली उनका अटेंशन और मेरे ऊपर आ गया है और वह किसी भी तरीके से मेरी गर्लफ्रेंड बनते हुए देखना चाहती हैं। उसके इंटेंशन थे कि वह एक बार वेदिका को तब अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाए जब वह ये सारे मुसीबत वाले कामों से छुटकारा पा ले और दोनों ही पूरी तरह से रिकवर हो जाए, वरना उन्हें चोटों को एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। लेकिन तुमने खुद सुना, तुम्हारी मॉम को सोशल स्टैंडिंग से काफी फर्क पड़ता है और मेरी बहन वेदिका किसी बड़े परिवार से नहीं है और ना ही किसी अमीर परिवार से है। उसकी पर्सनैलिटी भी आउटस्टैंडिंग नहीं है और ना ही वह किसी को खुश करने की कोशिश करती है, और उसके अलावा वह उसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई है। इसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो सीता जी ने फोन पर कही थी या फिर उन्हें पसंद आए। मेरी माँ को सबसे ज्यादा अपने बच्चों की खुशी की परवाह है। अगर मैं उसे इंसान से प्यार करता हूँ तो वह पक्का उसे इंसान को प्रूव कर देंगी।
वेद ने कहा क्योंकि उसे इस बात पर पूरा भरोसा था और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वेदिका के पर्सनैलिटी में कुछ गड़बड़ है। जिस तरह से वह है मुझे इस तरह पसंद है और जब वह मेरे साथ है तो उसे किसी को भी खुश करने की जरूरत नहीं है। वह एक अमीर परिवार से आती है या नहीं या फिर अमीर परिवार की बेटी है या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता था कि वेदिका उसके साथ होनी चाहिए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।